everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, I will teach you the Unit 3 that is Psychology and Learning of the book Child Development and Learning. हमारी Unit 3 है Psychology and Learning, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. Now, फर्स्ट टॉपिक हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी की. एजुकेशनल साइकोलॉजी होता क्या है? पहले तो ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी की एक ब्रांच है. तो साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, साइको प्लस लॉजी. तो जो साइको वर्ड है वो डेराइव होता है फ्रॉम द वर्ड साइके, PSYCHE, विच मीन सोल या फिर माइंड. तो और लॉजी होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ द बॉडी, सॉरी स्टडी ऑफ द सोल या फिर स्टडी ऑफ द माइंड या फिर स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर इज साइकोलॉजी, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी. अब एजुकेशनल साइकोलॉजी है ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करना इन द एजुकेशनल फील्ड के अंदर, कि कैसे जो एक इंसान है या एक पर्सन है वो कैसे लर्न करता है, कैसे रिमेम्बर करता है, कैसे रिकॉल करता है, क्या उसका बिहेवियर क्या होता है एजुकेशनल फील्ड के अंदर. तो इसके कुछ पर्सपेक्टिव है, कुछ नजरिए है एजुकेशनल साइकोलॉजी को देखने के लिए. पहला है बिहेवियरल. बिहेवियरल कहता है कि हमारा बिहेवियर कैसा है, जो बिहेवियर जो हम किसी सिचुएशन में करते हैं, जो हमारी स्टिमुलस रिस्पॉन्स होता है, कोई स्टिमुलस आता है उसको कैसा रिस्पॉन्स करते हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स दी एजुकेशन, वो होता है बिहेवियरल के अंदर. नेक्स्ट इज डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव. डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव आता है, जैसे जो यूनिट 2 थी हमारी एजेस एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थी, कि कैसे कैसे जो है एक स्टेज के ऊपर या इस एज के ऊपर कितना डेवलपमेंट बच्चे के अंदर हो जाता है. तो उसकी एजुकेशनल फील्ड में वो चीज अप्लाई होती है कि भाई इस चीज फॉर एग्जांपल कि जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में या कंक्रीट जो थिंकिंग है वो बच्चे में प्यूबर्टी से पहले होती है, प्यूबर्टी के बाद जो एडोलेसेंस में एंटर करता है तो उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आनी शुरू हो जाती है. तो एक डेवलपमेंटल स्टेज है, डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव है उसकी एजुकेशनल साइकोलॉजी. नेक्स्ट इज कॉग्निटिव. कॉग्निटिव है कि भाई कैसे एक बच्चा सीखता है, कैसे हाउ ए पर्सन लर्न्स, हाउ ए पर्सन रिकॉल, कैसे रिकॉल करता है. कॉग्निटिव फंक्शंस वो होते हैं जो ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, थिंक, मेमोरी, परसेप्शन, ये सारी चीजें जो है कॉग्निटिव के अंदर आती है, वो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव. कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव होता है कि जो बच्चा होता है वो है एक कंस्ट्रक्शन होते हैं उसके अंदर, मतलब कि वो अपने जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत एक्सप्लोर करता है चीजों को और जो है खुद ही अपनी नॉलेज को गेन करता है, खुद ही अपनी नॉलेज को फॉर्म करता है. ये होता है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच. जैसे जो पियाजे होते हैं, जो पियाजे बोलते हैं कि जो बच्चे जो है वो लिटिल साइंटिस्ट है, यानी वो अपनी एनवायरनमेंट के अंदर जो है नई नई चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें लिटिल साइंटिस्ट बोलते हैं. वो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है. नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल. एक्सपीरियंशियल की अपनी जो लाइफ में हमारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे सीखना. जैसे कोई एक्सपीरियंस बुरा होगा तो हम उससे भी हमें कुछ सीख मिली होगी, या कोई एक्सपीरियंस जो बहुत अच्छा होगा, कोई स्टिमुलस का जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो बहुत अच्छा होगा, तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस है लाइफ के वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं. तो ये कुछ पर्सपेक्टिव थे ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी कि कैसे जो है हम एक एजुकेशन को साइकोलॉजी के अंदर देख सकते हैं, क्या क्या हमारा नजरिया हो सकता है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग. क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लर्निंग के, ये अलग अलग जो पर्सन है उनकी हम थ्योरीज को स्टडी करेंगे. थॉर्नडाइक की, पैवलोव की, स्किनर की, बेंडूरा की, पियाजे की और वाइगोत्स्की की हम इसमें देखेंगे. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक. थॉर्नडाइक ने जो दिया था वो एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स फ्रेमवर्क दिया था बिहेवियरल साइकोलॉजी का. ऐसा जो है यहाँ पे वो है स्टिमुलस रिस्पॉन्स. स्टिमुलस होता है जिसकी कोई भी चीज है, फॉर एग्जांपल हमने क्लासेस में पढ़ा है कि भाई जिससे हम रिस्पॉन्स करेंगे, कोई एक अचानक से जो स्टिमुलस होता है उसका जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, तो उसके बारे में जो है थॉर्नडाइक ने बताया है. तो उसकी जो मेन 3 लॉ दिए हैं उन्होंने, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस. लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है, अगर कोई स्टिमुलस जो है, कोई स्टिमुलस आया और किसी बच्चे ने जो है रिस्पॉन्स दिया, अगर वो रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो जो टीचर है उसको रिवार्ड देगी, तो जिसकी वजह से उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, यानी वो अगली बार भी जब सेम स्टिमुलाई आएगा या उसके सिमिलर स्टिमुलाई आएगा तो वो सेम रिस्पॉन्स देगा.
क्योंकि उसे जो है रिवॉर्ड मिला था। लेकिन कोई स्टिमुलाई आया और उसने रिस्पॉन्स दिया जो टीचर को पसंद नहीं आया, या फिर उस रिस्पॉन्स को एक्सेप्टेबल नहीं है, तो टीचर जो है उसे पनिश करेगी। पनिश करने के बाद क्या होगा, वो जो है जो रिस्पॉन्स होगा वो वीक हो जाएगा, वो आगे से बच्चा फिर दोबारा उसको नहीं दोहराएगा, क्योंकि उसे जो है पनिशमेंट मिली है उस काम के लिए। वो होता है लो ऑफ इफेक्ट। सेकंड है लो ऑफ एक्सरसाइज। लो ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है कि बच्चे को जो है बार बार रिपीट कराइए, एक्सरसाइज अभ्यास कराइए, जैसे कि बार बार उसको स्टिमुलस देना, उसके रिस्पॉन्स को नोट करना, उसके रिस्पॉन्स को बढ़ावा देना कि भाई इस स्टिमुलस के अंदर ये रिस्पॉन्स है, या फिर सेम स्टिमुलस को बार बार एक्सरसाइज करवाना। तो ये होता है लो ऑफ एक्सरसाइज, उसको बार बार अभ्यास कराना, प्रैक्टिस कराना। नेक्स्ट है लो ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस होता है कि भाई बच्चे के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि वो सीखना चाहता है कुछ और उस स्टिमुलस को ये रिस्पॉन्स करना चाहता है। तो ये तीन जो है मेन लॉज है। कुछ अलग लॉज भी दिए हैं उन्होंने, जैसे लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिसेंसी, लॉ ऑफ इंटेंसिटी एंड लॉ ऑफ फ्रीडम। दीज आर रिलेटेड टू द लर्निंग। लॉ ऑफ प्राइमेसी क्या कहता है? लॉ ऑफ प्राइमेसी कहता है जो चीज पहले सिखाई जाती है उसका स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन होता है, यानी हमें पहले की चीज को बिल्कुल सही सिखाना चाहिए। हमें पहले अगर एक वो है कि अगर हमने कुछ गलत सिखा दिया बच्चे को और फिर हम इस चीज को अनटीच कर रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इरिस्पेक्टिव टू कि हम उस बच्चे को पहले से ही सही चीज सिखाएं। तो हमें जो है बच्चे को पहले से ही सही चीज सिखानी चाहिए, क्योंकि उसका जो है स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है और वो ज्यादा टाइम तक ब्रेन में रहती है। तो वो होता है लॉ ऑफ प्राइमेसी, पहले ही सही चीज सिखाना। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिसेंसी। लॉ ऑफ रिसेंसी होता है जो रिसेंट में चीज लर्न की गई होती है, सीखी गई होती है, वो ज्यादा देर तक या हमें याद रहती है। कुछ चीज जो मैंने कल पढ़ी या कल सुनी है, कल लर्न की है, तो वो मुझे आज याद होगी। लेकिन कोई चीज या स्किल जो मैंने बहुत पहले सीखी थी, फॉर एग्जाम्पल 5-6 साल पहले, वो मैंने रिवाइज भी नहीं की है, तो वो जो है मुझे इतनी याद नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं 10th क्लास में आपने कोई क्वेश्चन का आंसर याद किया है, तो अगर मैं क्वेश्चन दोबारा पूछूं तो क्या आपको याद होगा? अगर आपने वो समझ के नहीं किया है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको याद नहीं होगा, वैसा का वैसा ही। या फिर 8th क्लास में आपने कोई क्वेश्चन का आंसर लर्न किया था, वो आपको याद है या नहीं। तो हमें जो है रिसेंटली जो चीज लर्न होती है वो अच्छे से हम रिकॉल कर पाते हैं, तो इसलिए हमें जो है रिवीजन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंटेंसिटी। अब कितनी इंटेंसिटी से कोई चीज पढ़ाई जा रही है और कितनी इंटेंसिटी से जो है एक बच्चा उसको एक्वायर कर रहा है उस नॉलेज को, तो वो जो है एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती है लर्निंग के ऊपर कि टीचर जो है बहुत अच्छे से, बहुत इंटेंसिटी से सिखाए बच्चों को और बच्चा भी जो है उसी इंटेंसिटी से सीखने की कोशिश करे। नेक्स्ट है लॉ ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम ये कहता है कि बच्चे को जो है फ्रीडम होनी चाहिए सीखने में। बच्चा जो है फ्री होना चाहिए, क्लास के अंदर मूव कर सके और जो है उसे ये फीलिंग है कि हाँ मैं फ्री हूँ, और एक फ्रीली एनवायरनमेंट में जो है उसको लर्निंग जो है वो पॉजिटिवली होगी। तो ये कुछ लॉज थे गिवन बाय द थॉर्नडाइक। लॉ ऑफ इफेक्ट जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का है कि अगर रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो उसे रिवॉर्ड मिलेगा और जिसकी वजह से उसका जो रिस्पॉन्स है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा। अगर उसका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो है वो अनफेवरेबल होगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स जो है वो वीक हो जाएगा। सेकंड इज एक्सरसाइज की अभ्यास करते रहना चाहिए। लो ऑफ रेडीनेस की बच्चे के अंदर कितना मोटिवेशन है, कितना रेडी है वो सीखने के लिए। नेक्स्ट इज लो ऑफ प्राइमेसी की जो पहले चीज सिखाई जाती है वो ज्यादा मतलब कि पहले ही जो चीज है वो सही सिखानी चाहिए, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन होता है माइंड के ऊपर। रिसेंसी, लो ऑफ रिसेंसी कहती है कि जो चीज रिसेंट में सीखी गई है वो ज्यादातर याद हमें रहती है, रिकॉल हम कर सकते हैं उसको। लो ऑफ इंटेंसिटी कहता है कि हमें जो है कितनी इंटेंसिटी से किसी चीज को पढ़ाया गया है, कितनी इंटेंसिटी से हमने उसको सीखा है, तो वो जो है पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी। लो ऑफ फ्रीडम कि बच्चे को हमें फ्रीडम देनी चाहिए और एक फ्रीली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि जो है अच्छे से वो लर्न कर सके। तो ये था अबाउट थॉर्नडाइक। नेक्स्ट इज अबाउट पैवलोव। पैवलोव ने क्या किया है? अबाउट लर्निंग के क्या प्रिंसिपल है उन्होंने जो दिया है क्लासिकल कंडीशनिंग दी है। पैवलोव ने क्या किया था? एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग का एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था? एक डॉग लिया और उसका जो सलाइवरी ग्लैंड था उससे एक ट्यूब जोड़ दी और उससे उन्होंने ये देखा कि उसके जो सलाइवा का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। वो क्या करते थे? एक बैल बजाते थे और उसके सामने जो है डॉग के सामने एक उसके खाने की प्लेट रख देते थे। तो और बार बार यही चीज
रिपीट की गई, बेल बजाते, खाना देते और उसके सलाइवा का जो है प्रोडक्शन नोट करते जाते। तो फिर क्या किया, बहुत टाइम बाद जब उसको फिर सिर्फ बेल बजाई गई, खाना नहीं दिया गया, तो बेल बजाने से जो है कुत्ते के मतलब जो डॉग के दिमाग में थे, उसके दिमाग में ये था कि बेल बजेगी तो खाना आएगा, तो उसके जो अपने आप सेलेब्री ग्लैंड ने जो है सलाइवा प्रोड्यूस कर दिया। तो ऐसे जो हुआ ये था कि क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई। जो बेल थी, जो बेल बज रही थी, जो बेल को रिंग किया जा रहा था, वो था अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, कंडीशन स्टिमुलाई, सॉरी कंडीशन स्टिमुलाई, और जो डॉग ने जो सलाइवा प्रोड्यूस किया वो होता है कंडीशन रिस्पॉन्स। की कंडीशन स्टिमुलाई से उसने जो है कंडीशन रिस्पॉन्स दिया। अब मतलब कि उस डॉग को हम खाना नहीं दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ बेल बजा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। तो इसके अंदर कुछ स्टेजेस होते हैं, पहले एक्विजिशन होता है, फिर एक्सटिंक्शन होता है, फिर स्पॉन्टेनियस रिकवरी होता है, फिर स्टिमुलस जनरलाइजेशन और स्टिमुलस डिफरेंशिएशन। एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन होता है जैसे डॉग को हम बार बार ऐसे रिस्पॉन्स और स्टिमुलस दे रहे थे कि भाई वो बेल बज रही है और खाना आ रहा है, उसका सलाइवा का प्रोडक्शन हो रहा था, तो उस टाइम पीरियड को बोलेंगे, वो स्टेज बोलेंगे जब उसने सिर्फ बेल के सुनने से ही सलाइवा को प्रोड्यूस किया, तो उस पीरियड को बोलेंगे हम एक्विजिशन। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन में क्या होता है, अब जो था क्या, हमने सिर्फ बेल प्रोड्यूस की, डॉग को खाना तो मिला नहीं, फिर प्रोड्यूस की, तो जो उसका जो सलाइवा का प्रोडक्शन है वो कम होता जाएगा, क्योंकि अब उसे जो है खाना नहीं मिल रहा है बेल के साथ साथ, तो उसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन, कि अब जो है उसका जो रिस्पॉन्स है वो कम होता जा रहा है, सलाइवा का प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या होता है, वो टाइम पीरियड के बाद, तो एक लॉन्ग ब्रेक के बाद हमने उस डॉग को फिर से दोबारा बेल को रिंग किया, बेल को फिर सुनाया, तो उसके जो है दोबारा से सलाइवा प्रोड्यूस होगा, दोबारा जो है सलाइवा प्रोड्यूस होगा, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। एक लॉन्ग ब्रेक के बाद उसको दिमाग में इतना तो पता होता है कि भाई मेरे को खाना नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जो है सलाइवा का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि उसे याद है कि बेल के रिंग होने से मुझे खाना मिलता था, उसे ये याद है, इसकी वजह से लॉन्ग ब्रेक के बाद भी उसने सलाइवा को प्रोड्यूस किया। नेक्स्ट है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है कि स्टिमुलस जो है, अगर सिमिलर स्टिमुलस भी हम प्रोवाइड करेंगे तो रिस्पॉन्स जो है सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट बड़ी हो छोटी हो में कोई मतलब नहीं है उससे, रेड है तो हमें रुकना है, येलो है तो भाई रेडी हो जाओ, और ग्रीन है तो फिर हम जा सकते हैं, तो ट्रैफिक लाइट चाहे इतनी बड़ी लगा लो चाहे छोटी लगा लो, स्टिमुलस जो है वो हमारे लिए सिमिलर है, यानी जो हमारा रिस्पॉन्स है वो एक तरह से जनरलाइज हो गया है। नेक्स्ट है स्टिमुलस डिफरेंशिएशन। स्टिमुलस डिफरेंशिएशन हो रहा है कि हम दो स्टिमुलस के बीच में डिफरेंशिएशन कर पाए। फॉर एग्जांपल एक बेल रिंग होना या फिर हमारे फोन पे रिंग बजना, इन दोनों को हम जो है डिफरेंट कर सकते हैं, हमें पता है कि कब बाहर डोरबेल बजती है या फिर कब हमारे फोन पे रिंग या बेल बजती है। तो ये था पैवलोव का, जिन्होंने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग और डॉग का एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट इज स्किनर। स्किनर को बोला जाता है फादर ऑफ द ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर को बोला जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। इन्होंने जो है थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसके अंदर एक वर्ड और एड ऑन कर दिया, वो है रीइंफोर्समेंट, और उनकी जो थ्योरी को है मॉडिफाई किया, उनके ही बेस, इसके बेस थॉर्नडाइक की थ्योरी का बेस बना के अपनी थ्योरी इन्होंने दी है स्किनर ने। उनको बोला जाता है फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इनके तीन प्रिंसिपल्स हैं इनकी थ्योरी के, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड शेपिंग। रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि कोई स्टिमुलस हमने दिया, बच्चे ने रिस्पॉन्स किया, अगर वो रिस्पॉन्स जो है वो ठीक है, फेवरेबल है, अच्छा है, तो हम बच्चे को रिवार्ड करेंगे, यानी वो रीइंफोर्स होगा। जब दोबारा वो स्टिमुलस आएगा तो वो बच्चा जो है वही रिस्पॉन्स देगा क्योंकि उसे रिवॉर्ड मिला था। पनिशमेंट, कोई स्टिमुलस आया, उसे रिस्पॉन्स दिया, वो अनफेवरेबल था, प्लीजेंट नहीं था, तो बच्चे को पनिशमेंट मिली, जिसकी वजह से वो दोबारा इस चीज को नहीं करेगा, हो गया पनिशमेंट। शेपिंग, शेपिंग होना उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना थ्रू ये स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के थ्रू, कि भाई हम उसको कोई स्टिमुलस दे रहे हैं, वो कुछ रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अगर वो प्लीजेंट है, अच्छा है, तो हम उसको रिवार्ड दे रहे हैं, उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, और अगर वो रिस्पॉन्स जो है ठीक नहीं है तो हम उसको पनिश कर रहे हैं, यानी उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको शेप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थी स्किनर की थ्योरी ऑफ द ऑपरेंट
कंडीशनिंग। 3 प्रिंसिपल्स हैं इसके, कौन कौन से? रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड शेपिंग। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ द बंडूरा अबाउट लर्निंग। बंडूरा ने क्या किया था? एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट किया था। बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, प्री स्कूल के बच्चे लेके उनको बिठा दिया और जो रिसर्चर्स थे या जो बड़े कुछ अडल्ट्स लिए और उन्होंने क्या किया, एक डॉल को फिजिकली और वर्बली अब्यूज किया और फिर जो है बच्चों को वो डॉल प्रेजेंट की गई। तो बच्चों ने भी है सेम वैसे ही मिमिक किया अपने अडल्ट्स को, यानी इमिटेट किया। तो इनका कहना ये था कि जो बच्चे हैं वो इमिटेशन से सीखते हैं, अपने अडल्ट से सीखते हैं। तो अडल्ट्स को जो है एक मॉडल की तरह बिहेव करना चाहिए, एक अच्छे इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए ताकि बच्चे जो है वैसा ही बिहेव करें, बच्चे जो है वैसा ही सीखे, वैसा ही लर्न करें। ये बंडूरा की थ्योरी थी। तो इन्होंने क्या, अटेंशन, इनकी कुछ प्रिंसिपल्स हैं ये, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। इनकी थ्योरी के ये 4 प्रिंसिपल्स हैं, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। अटेंशन पहली बात तो ये कि भाई बच्चे का अटेंशन होना चाहिए टुवर्ड्स कि भाई कोई चीज उन्हें सिखाई जा रही है। अगर वो प्री स्कूल के बच्चों में से जो उस बोबो डॉल के एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर किसी का अटेंशन ही नहीं होता या नहीं है तो वो कैसे वैसे ही प्रोड्यूस कर पाएगा या वैसे उसको इमिटेट कर पाएगा। तो बच्चे का अटेंशन यानी उसका अटेंशन लेना टुवर्ड्स द लर्निंग प्रोसेस कि हम उसको कुछ सिखा रहे हैं, उसका अटेंशन को अट्रैक्ट करना। सेकेंड इज रिटेंशन। रिटेंशन होता है अब जो हमने उसे सिखाया है वो कितने अच्छे से उसने रिमेम्बर कर पा रहा है, वो नहीं, उसको याद है भी वो चीज या नहीं। थर्ड इज प्रोडक्शन। अब जो उसने सीखा है अब अटेंशन भी अच्छा था, उसने अच्छे से समझ लिया, रिटेंशन अब वो रिमेम्बर भी कर पा रहा, अब उसको खुद प्रोड्यूस करना है वो बिहेवियर। जैसे बच्चों को वो दिखाई दी बोबो डॉल की भाई उसको वर्बली और फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं, फिर बच्चों ने वही चीज को प्रोड्यूस किया, तो वो हो गया प्रोडक्शन। लास्ट है मोटिवेशन। अब बच्चों के अंदर मोटिवेशन भी होना चाहिए सीखने के लिए भी और वो चीज प्रोड्यूस करने के लिए भी। बच्चों के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए इंट्रिंसिक भी और एक्सट्रिंसिक भी, ताकि जो है बच्चे जो है लर्निंग अफेक्टिव वे में हो सके। तो ये भी बंडूरा की थ्योरी। दैट्स अबाउट बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट की जो एक चिल्ड्रन है वो अपने अडल्ट्स को इमिटेट करके सीखते हैं, अपने अडल्ट्स से ही सीखते हैं। नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ द पियाजे। पियाजे को बोला जाता है साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। वो कहते थे कि जो एक बच्चा है वो लिटिल साइंटिस्ट है, वो है अपने एनवायरनमेंट के अंदर चीजों को एक्सप्लोर करता है, एक्सपेरिमेंट्स करता है। इन्होंने जो है 4 स्टेजेस भी दी थी, डेवलपमेंटल स्टेजेस। पहली थी सेंसरी मोटर, सेकंड थी प्री ऑपरेशनल, थर्ड थी कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फोर्थ थी फॉर्मल ऑपरेशन। ये 4 स्टेजेस भी दी थी कि इस टाइम पे ये डेवलपमेंट होता है। पहले स्टेज में वो सेंसेस से सीखता है, सेकंड में प्ले करके सीखता है, थर्ड में कंक्रीट चीजों के बारे में सीखता है और फोर्थ में जो है उसकी हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। तो ये कुछ वो है कॉन्सेप्ट्स हैं जो इनकी थ्योरी से रिलेटेड है। स्कीमा होती है हमारे मेंटल और फिजिकल स्ट्रक्चर जिसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड की जाएगी, वो होता है स्कीमा। सेकंड इज एसिमिलेशन होता है एडिंग ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमा। जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है यानी हमारा जो मेंटल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करना। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को बताना कि एक ये एनिमल है और ये डॉग या कैट है, डॉग मान लेते हैं, ये एनिमल जो है डॉग है, इसके 4 पैर है, एक पूंछ है और ये जो है इतनी इसकी इतना बड़ा है, वो उसको कोई शो कर रहे हैं डॉग और ये जो है ये डॉग है। तो उसको नहीं पता था कि इस एनिमल को डॉग बोलते हैं, तो ये जो थी उसके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन थी, तो उसको बोलेंगे एसिमिलेशन। नेक्स्ट इज एकोमोडेशन। एकोमोडेशन होता है चेंज करना जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको चेंज करके एग्जिस्टिंग स्कीमा में एंटर करना। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने एक कैट को देखा, अब उसे लगा कि भाई ये भी डॉग ही है, उसने बोला कि ये डॉग है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने या उसके टीचर ने बताया कि नहीं ये डॉग नहीं है, ये कैट है। उसको क्योंकि कैट और डॉग उसको सिमिलर से लगे कि भाई 4 पैर है, एक पूंछ है, यही बताया था टीचर ने, तो यही बताया था मेरे पेरेंट्स ने, ये भी कैट ही है। लेकिन जब उसको जो हम मॉडिफाई करते हैं, उसके बिहेवियर को या उसकी एग्जिस्टिंग स्कीमा को हम चेंज करते हैं, तो उसको बोलते हैं एकोमोडेशन। एंड फोर्थ है इक्विलिब्रेशन क्या होता है? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस बना के रखना। अब बच्चे को ये बताना, वो बच्चा पूछेगा कि नहीं आपने तो कहा था कि जिसके 4 पैर होते हैं और एक पूंछ होती है वो डॉग होता है,
तो टीचर जो है उसे और डॉग्स की पिक्चर्स शो कर सकते हैं और कैट की पिक्चर शो कर सकते हैं और उनके बीच में कुछ और डिफरेंसेस बता सकते हैं ताकि उसके बीच में एक बैलेंस जो है बना रहे। वो होता है इक्विलिब्रेशन। तो ये थी पियाजे की थ्योरी, जो एक बच्चे को जो है लिटिल साइंटिस्ट मानते हैं। वो क्या थे? साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट। नेक्स्ट है अबाउट वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की जो है वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। वो सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज, इन तीनों चीजों को बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस देते थे कि जो बच्चा जो है वो सोसाइटी में बहुत ज्यादा सीखता है, इंटरेक्शन करोगे तो जो है वो अच्छी लर्निंग उसकी होगी। कल्चर का इफेक्ट पड़ता है उसकी लर्निंग के ऊपर। वाइगोत्स्की कहते थे कि भाई कल्चर का इफेक्ट जो है एक बच्चे की लर्निंग के ऊपर पड़ता है। लैंग्वेज का असर भी पड़ता है। लैंग्वेज हमें सिखानी चाहिए, जैसे उन्होंने दी है कि भाई एक बच्चा अपने आप से बातें करता है तो इनर स्पीच और कि प्राइवेट स्पीच की वो अपने आप से बातें करता है, बोल बोल के बातें करता है। तो इन्होंने एक थ्योरी दी है, इन्होंने जो है सोसाइटी के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस किया है। तो इनने कुछ वर्ड्स दिए हैं या कुछ कंसेप्ट दिए हैं। ZPD होती है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक बच्चे को हम कि भाई उसको इतना आता है तो हम जब उसको सिखाएंगे तो उसको +1 में सिखाएंगे, ये नहीं कि हम उसको बहुत ऊपर लेवल तक पहुंचा के सिखा दें। तो एक जोन होती है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की, बच्चे का जो है एग्जिस्टिंग जो इंफॉर्मेशन है उसको बेस बना के हम उसको ऊपर वाली चीज सिखाएंगे, ऊपर वाली पैड़ी पे हम लेके जाएंगे लर्निंग प्रोसेस के अंदर। उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? जो एक मोर एजुकेटेड या लर्नड एडल्ट टीचर या पीयर जो है बच्चे को सिखा रहा है, उसको हेल्प कर रहा है, स्कैफोल्ड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई मैथ का क्वेश्चन करना है और बच्चे को नहीं आ रहा, लेकिन एक अडल्ट या टीचर उसको जो है थोड़ी सी हिंट दे रहा है, थोड़ी सी हेल्प कर रहा है, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग करना। और फिर जो बच्चा है वो अपने आप उसको करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप उसको हो जा रहा है वो थोड़ी सी हिंट देने के बाद, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट इज AFL। AFL स्टैंड्स फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग। कि भाई असेसमेंट जो है हर एक चीज के लिए जरूरी होते हैं, लर्निंग प्रोसेस के दौरान भी होने चाहिए और लर्निंग प्रोसेस के बाद भी होने चाहिए। समेटिव असेसमेंट होने चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट होने चाहिए, टीचर को बीच बीच में पूछना चाहिए। तो ये था असेसमेंट फॉर लर्निंग। पीयर ट्यूटरिंग। नेक्स्ट है पीयर ट्यूटरिंग कि भाई बच्चे जो है आपस में ही सीखे एक दूसरे से। एक क्लास के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमें लैंग्वेज सिखानी है, सेकेंड लैंग्वेज सिखानी है, तो हम जो है ऐसा ग्रुप बनाएंगे कि एक दो का ग्रुप बना रहे हैं हम। एक बच्चे को वोकैबुलरी आ रही है और एक बच्चा जो है ग्रामर में अच्छा है, तो हम दोनों का ग्रुप बना देंगे तो वो एक दूसरे को सिखा सकेंगे। वो उसको वोकैबुलरी सिखा सकेगा जिसको वोकैबुलरी आती है, और जिसको ग्रामर आती है वो दूसरे को ग्रामर सिखा सकेगा। तो ऐसे जो है पीयर ट्यूटरिंग होंगे, वो आपस में एक दूसरे को सिखाएंगे, उसे अपना भी अच्छी तरीके से लर्न होगा और दूसरे का भी जो है वो बेनिफिट होगा, दोनों को बेनिफिट होगा। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल टीचिंग। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल टीचिंग और डायलॉगिक टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग जो होता है वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि भाई बच्चे को जो है हम और हेल्प करें, उसको भाई सीखे, वो अपनी प्रीवियस उसको भी इंफॉर्मेशन को भी ले और न्यू इंफॉर्मेशन को भी ले, उसको जो है रिलेट करके पढ़े, तो उसको बोलेंगे रेसिप्रोकल टीचिंग। नेक्स्ट इज डायलॉगिक टीचिंग। डायलॉगिक टीचिंग आती है लैंग्वेज के लिए कि भाई बच्चे जो है आपस में कम्युनिकेट करके इंटरेक्शन करके सीखें। बच्चे डिस्कस करें, डिबेट करें किसी भी क्वेश्चन पे, जैसे क्वेश्चंस के बुक्स के लास्ट में भी कई क्वेश्चंस होते हैं, डिस्कस एंड डिबेट अबाउट दिस। तो जो है बच्चे जो है डिस्कस और डिबेट करें आपस में, यानी डायलॉगिक टीचिंग हो उनके बीच में। तो ये थी अबाउट वाइगोत्स्की। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स थे ऑफ द लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक, पैवलोव, स्किनर, बेलूरा, पियाजे एंड वाइगोत्स्की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ लर्नर्स। अब कितने प्रकार के लर्नर्स होते हैं, कैसे लर्नर होते हैं कि एक लर्नर जो है वो कैसे सीखता है, एक पर्सन कैसे सीख सकता है। तो ये है 5 टाइप्स है। प्रिंट लर्नर्स, विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, टैक्टाइल लर्नर्स एंड काइनेस्थेटिक लर्नर्स। प्रिंट लर्नर्स वो होते हैं जो प्रिंटेड मटेरियल से सीखते हैं, उन्हें एक बुक दो वो पढ़ेंगे या प्रिंट मटेरियल दे दो वो उससे जो है अच्छा सीख पाते हैं। प्रिंट लर्नर जो होते हैं वो बुक को बार बार रीड करते रहते हैं, प्रिंटेड मटेरियल को देखने से जो है उन्हें जो है अच्छा लर्न होता है, वो लर्न कर पाते हैं। विजुअल लर्नर्स होते हैं जो देख के लर्न कर पाते हैं, जो देख के सीख पाते हैं। फॉर एग्जांपल हम उन्हें जो है वीडियो टेप दे सकते हैं, स्मार्ट रूम्स में लेके जा सकते हैं, उनको रिकॉर्डेड वीडियो दे सकते हैं किसी कंसेप्ट की, ताकि वो जो है अच्छे से सीख सके। विजुअल लर्नर्स।
नेक्स्ट इज ऑडिटरी लर्नर्स। ऑडिटरी लर्नर्स जो है वो, जिसका नाम ही है ऑडिटरी, यानी सुन के सीखते हैं। तो उनको रिकॉर्डेड ऑडियो दे सकते हैं किसी चैप्टर की, किसी कंसेप्ट की, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से सीख सके, अच्छे तरीके से लर्न कर सके। नेक्स्ट इज टैक्टाइल लर्नर्स। टैक्टाइल लर्नर्स जो होते हैं, टैक्टाइल का मतलब होता है जो जिस चीज को हम टच कर सके, छू सके। तो वो लर्नर जो है फाइन मोटर स्किल्स आते हैं इसके अंदर। वो बच्चे जो होते हैं लर्न करने के बाद लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, वो लिख के देखते हैं, तो वो आते हैं टैक्टाइल लर्नर्स। उन्होंने कुछ चीज याद करी या लर्न करी तो वो लिख के देखते हैं, ताकि जो है उन्हें अच्छे तरीके से लर्न हो जाए, वो चीज अच्छी तरीके से सीख सके। नेक्स्ट इज काइनेस्थेटिक लर्नर्स। काइनेस्थेटिक लर्नर्स जो होते हैं वो, उन्हें एक्टिविटीज चाहिए अपनी क्लास के अंदर, ताकि जो है बेटरली सीख सके। फॉर एग्जाम्पल कि हम किसी बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो हम पोएम सिखाते वक्त उसको डांस से भी रिलेट कर सकते हैं, म्यूजिक सिखा सकते हैं, या फिर फील्ड ट्रिप्स पे लेके जा सकते हैं, ताकि जो एक बच्चा जो काइनेस्थेटिक लर्नर्स होता है वो एक अच्छे वे में सीख सकता है। तो ये थे टाइप ऑफ लर्नर्स, 5 टाइप ऑफ लर्नर्स: प्रिंट लर्नर्स, विजुअल लर्नर्स, ऑडिटरी लर्नर्स, टैक्टाइल लर्नर्स एंड काइनेस्थेटिक लर्नर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशियो कल्चरल फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। अब कौन कौन से सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को, लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से हैं? लैंग्वेज, जेंडर, कास्ट, ट्राइब एंड रिलीजन। लैंग्वेज भाई, एक लैंग्वेज जो है अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल किसी की मदर टंग कुछ और है और स्कूल के अंदर कोई जो कम्युनिकेशन की या पढ़ाने की जो वो है, लर्निंग के लिए जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो अलग है, तो उस बच्चे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर उसकी मदर टंग भी वही है और स्कूल में भी वही सिखाया, तो स्कूल में भी वही लैंग्वेज यूज हो रही है, तो उसको बहुत हेल्प मिलती है। इसलिए जो है एनईपी ने, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उन्होंने कहा है कि भाई हम जो है प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है बच्चों को मदर टंग में ही पढ़ाएंगे, ताकि जो उनकी जो लर्निंग है वो अफेक्टिव हो सके। नेक्स्ट इज जेंडर। जेंडर होता है, एक होता है सेक्स और एक होता है जेंडर। सेक्स तो भाई बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, मेल एंड फीमेल, लेकिन जो जेंडर है वो बनाया है सोसाइटी ने, कि भाई मैन को ये काम करने चाहिए, मैन को वो काम करने चाहिए, वुमेन को वो काम करने चाहिए। तो ये जो डिवीजन किया है सोसाइटी के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल को, वो उसको बोलते हैं जेंडर। तो जेंडर भी अफेक्ट करता है। कई बार जो है सोसाइटी जो है एक फीमेल गर्ल को स्कूल, मतलब गर्ल चाइल्ड को स्कूल ही नहीं भेजती, कि भाई लड़की है पढ़ के क्या करेगी। तो ये चीज जो है लर्निंग को अफेक्ट करती है। एक बच्चे को, एक लड़के को बोला जाता है कि भाई आप स्कूल जाओ, लड़की को घर पे रखते हैं कि भाई तुम घर का काम करो। तो ये चीज जो है लर्निंग को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट इज कास्ट। कास्ट भी अफेक्ट करती है, ये भी एक सोशियो कल्चरल फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है। कैसे? जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं होती कि वो एजुकेशन जो है अफोर्ड कर सके, और जो हायर क्लासेस हैं वो अच्छी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं। और जो हाई क्लास फैमिलीज हैं उनके पास वही अच्छी रेपुटेशन होती है और अच्छी इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं जो इस चीज को अफेक्ट करते हैं। उनका सोसाइटी में थोड़ा सा लेवल हाई होता है, तो ये चीज भी जो है लर्निंग को अफेक्ट करती है। कास्ट, ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट इज ट्राइब। ट्राइब भी एक सोशियो कल्चरल फैक्टर है विच अफेक्ट द लर्निंग। कैसे? ट्राइब जो होते हैं, जो ट्राइबल लोग होते हैं, वो ज्यादातर जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। तो जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनकी एक तो लैंग्वेज बहुत अलग होती है, उनके कपड़े, उनके पहनने का ढंग जो है वो अलग होता है, तो लर्निंग को जो है वो बहुत अफेक्ट करता है। अब जैसे कुछ पहले ज्यादा होता था, अब तो कम ही है। पत्ते वगैरह ऐसे अपने कपड़ों के रूप में यूज करते हैं, पत्ते वगैरह। तो जब हम बच्चों को लर्न कराएंगे, उनकी ट्राइबल पॉपुलेशन के बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे, तो हम उनको पहनने के लिए कॉटन क्लोथ्स देंगे इंस्टेड ऑफ दीज लीव्स के कपड़ों की बजाय, तो उनको जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इन अडेप्टेशन। तो ये चीज जो है अफेक्ट करती है लर्निंग को। और उनके जो बिलीव्स होते हैं ट्राइबल के, थोड़े से आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग बट सुपरस्टिशियस होते हैं, तो उनको पढ़ाने में जो है और वो की जाती है, उनको और ज्यादा साइंटिफिक लर्निंग प्रोवाइड की जाती है, जो उनके उससे जो है अलग हो सकती है। तो ये चीज जो है अफेक्ट करती है लर्निंग को। नेक्स्ट इज रिलीजन। रिलीजन भी अफेक्ट करता है, किसी का रिलीजन होता अलग होता है, तो ये सारी चीजें जो है रिलीजन भी अफेक्ट करता है लर्निंग को। अलग अलग रिलीजन है हमारे कंट्री में, तो हमारे कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, सारी चीजें जो है अफेक्ट करती हैं लर्निंग को। ये कुछ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स है विच अफेक्ट दी लर्निंग। लास्ट टॉपिक है इस
यूनिट का, वो है इम्प्लीकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अब ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी हमने पढ़ी, अब जिनकी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है उनके लिए क्या है। अब हमने पढ़ा कि भाई एजुकेशनल साइकोलॉजी ये होती है, इसके अंदर ये पर्सपेक्टिव है, अलग अलग लोगों की हमने थ्योरी पढ़ी, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स पढ़े और टाइप ऑफ लर्नर्स पढ़े। तो इनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एक बच्चे के बारे में, एक टीचर को अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाने की वो मिलती है कि भाई अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना सकती है। वो थॉर्नडाइक की फिलोसफी से कुछ ले सकती है, उसकी प्रिंसिपल से कुछ ले सकती है, या फिर आपने अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन वो जो है इनकी थ्योरी से कुछ ना कुछ अडेप्ट कर सकती है अपने चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए जो टीचर होती है। अब वो एजुकेशनल साइकोलॉजी का इसके अंदर हेल्प कर सकती है। अब उसे पता है कि टाइप ऑफ लर्नर्स ये हो सकती है, तो वो कह सकती है कि भाई इंस्टेड ऑफ टीचिंग ऑल द स्टूडेंट विद द प्रिंट मटेरियल, वो सारी चीजों को मिक्सअप कर सकती है। प्रिंट मटेरियल से पढ़ा सकती है, ऑडिटरी भी दिखा सकती है, ऑडियो विजुअल वो भी प्रोवाइड कर सकती है, उन्हें एक्टिविटीज भी करा सकती है। तो ये जो है बहुत हेल्प करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी की स्टडी इन द इम्प्लीकेशंस फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो यही था इस यूनिट के अंदर। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।